हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू कॉमर्स विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 10। इससे पहले के उदाहरण हमने कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 10। तो आइए शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 10 दिया है कि आइए अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण 3 लें। क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी? तो इसमें जो इसी अभ्यास का अनुच्छेद 3.2 में ये दो समीकरण दिया है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो इसे हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है और इसका हमें आंसर निकालना है और बताना है कि क्या ये दो रेल पटरियों का समीकरण दिया है, ये दोनों रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी। उदाहरण नंबर 10। इसमें एक समीकरण दिया है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है। और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। तो इसे हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो एक चर का मान दूसरे चर के पदों में इसमें ज्ञात कर लिया जाता है। तो हम इसको इस साइड लेकर चले जाएंगे, x प्लस 2y बराबर 4। अब x बराबर 4 माइनस 2y, इसको इस कर सकते हैं। हमने x का मान y के पदों में ज्ञात कर लिया, ये समीकरण 1 है। अब x का मान समीकरण 2 में हम रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 4 माइनस 2y रखने पर तो 2x प्लस 4y बराबर 12, इसको कर लेंगे। अब यहाँ पे x का मान इतना रख देते हैं, तो 2 कोष्टक में 4 माइनस 2y, ये प्लस का बाहर y, बाहर का 4y, अब बराबर ये 12। ये अंदर गुणा हो जाएगा तो 8 माइनस 4y और ये प्लस 4y बराबर 12। तो ये आपस में प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, 8 बराबर 12 आ रहा है। तो इसका कोई फिक्स आंसर मतलब स्थिर मान नहीं आ रहा है। हमें x या y का यहाँ पे मान आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। सिर्फ इस दोनों पक्ष में अचर राशियाँ ही बची हैं। तो लिख देंगे कि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। लिखेंगे दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, इसलिए दोनों पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेंगे। क्योंकि यदि इस समीकरण का कोई भी हल होता तो इसका ग्राफ हमारा खींचने पर दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, मतलब कि ये दो पटरियों का समीकरण है तो ये दोनों पटरियाँ एक दूसरे को काटती, लेकिन इस समीकरण का हमें कोई हल नहीं मिला। तो अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि इसका ग्राफ दो समांतर रेखाओं का मिलता है और समांतर रेखा एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। उदाहरण नंबर 10 हो गया।
उदाहरण नंबर 11 में दिया है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9.7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4.3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माना पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर 9x कर देंगे और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय उसकी 7x कर देंगे और पहले व्यक्ति का प्रति महीना खर्च को हम 4y लिख देंगे और दूसरे व्यक्ति का प्रति महीना खर्च 3y कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे प्रथम शर्त में कि पहला व्यक्ति की मासिक आय 9x है और उसका मासिक खर्च इतना है 4y और उसका जो बचत है 2000 है। तो यदि वह 9x कमाता है और 4y वह प्रति माह खर्च कर देता है तो उसका बचा कितना 2000 रुपये। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब द्वितीय शर्त में लिख देंगे कि दूसरा व्यक्ति 7x प्रति महीना कमाता है और 3y खर्च कर देता है। तो 3y माइनस कर देंगे और बचा कितना 2000। ये समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हम हल कर देंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं तो 7x बराबर 2000 प्लस 3y हो जाएगा और ये साइड आ जाएगा तो x बराबर 2000 प्लस 3y बटे 7 हो जाएगा। अब इस समीकरण 2 से हमने जो x का मान निकाला है उसे समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 दिया है 9x माइनस 4y बराबर 2000। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान रखने पर तो 9 गुणे कोष्टक में इसको लिखेंगे 2000 प्लस 3y बटे 7 और ये प्लस का 4y माइनस 4y बराबर 2000। ये अंदर गुणा हो जाएगा तो ये 18000 प्लस
9 3 27y बटे 7 माइनस 4y बराबर 2000। अब इसका एलसीएम लेके इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 18,000 प्लस 27y बटे 7 माइनस 4/1 कर देंगे इसको, और दोनों का एलसीएम 7 हो जाएगा। 7 से 7 में भाग देंगे 1 और 1 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये पूरा वैसे ही रह जाएगा 18,000 प्लस 27y, और 1 का भाग 7 में दे देंगे तो 7 आएगा। 7 का गुणा 14 में हो जाएगा और 4 में हो जाएगा, तो 28y हो जाएगा बराबर 2000। अब ये 7 इस साइड भाग में है, साइड गुणे में हो जाएगा, तो 18,000 और ये 28y माइनस का और ये प्लस का 27y, तो इन दोनों को हम घटा देंगे तो ये y बचेगा, और ये बराबर 2000 गुणे 7, तो ये 18,000 माइनस y बराबर ये 14,000 हो जाएगा। अब इस y को इस साइड लेकर चले जाते हैं तो 18,000, ये प्लस का 14,000, जब इसको इस साइड ला जाएंगे तो ये माइनस का 14,000 बराबर प्लस का y, तो 18,000 में से ये 14,000 घटेगा तो 4,000 बराबर y का मान हमें 4,000 मिल गया। तो हम समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से हमने जो x का मान निकाला है, x बराबर 2000 प्लस 3y बटे 7, तो यहीं पे हम लिख देंगे y बराबर 4,000 रखने पर तो x बराबर 2000 प्लस 4 3 12,000 बटा 7, तो ये हमारा हो जाएगा 14,000 बटे 7 बराबर 2000। तो x का मान 2000, x का मान 2000 और y का मान आ गया हमारा 4,000। ये आंसर हो जाएगा। ये उदाहरण नंबर 11 था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। उदाहरण नंबर 12 देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 12 में दे विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। तो एक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 8 और 4x प्लस 6y बराबर 7। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 8 और एक समीकरण दिया है 4x प्लस 6y बराबर 7, समीकरण 2। इसे हमें विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो विलोपन विधि में किसी एक चर के गुणांक को बराबर करके यहीं पे उससे कैंसिल कर देते हैं। तो ये 2 है, ये 4 है। तो यदि हम समीकरण 1 में समीकरण 2 के चर का गुणा किया जाता है और समीकरण 2 में समीकरण 1 के चर के गुणांक का गुणा किया जाता है। तो समीकरण 2 में यदि हम x को बराबर करते हैं तो x का गुणांक 4 है, तो 4 का गुणा पूरा समीकरण 1 में कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 2x प्लस 3y बराबर 8, ये समीकरण 1। इसको लिखेंगे 2 गुणे 4x प्लस 6y बराबर 7, ये समीकरण 2 है। इस प्रकार इसको दिखा दिया, बंदर गुणा कर देंगे तो ये 8x हो जाएगा प्लस 12y बराबर 8 चौका 32 हो जाएगा समीकरण 1। और इसमें गुणा करेंगे 8x प्लस 12y बराबर 14 हो जाएगा। समीकरण 2, तो ये 8x बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। तो यदि हमको x को कैंसिल करना है तो ये दोनों चिन्ह बराबर है, तो लिखेंगे कि घटाने पर ये चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस का ये प्लस का ये भी कैंसिल हो गया और 12 ये भी कैंसिल हो गया, तो इस साइड 0 बराबर हमें मिल गया।
18 मिल गया। तो यहाँ हमारा x बराबर 18 या y बराबर 18 आना चाहिए, लेकिन हमारे दोनों पक्ष में 0 बराबर 0 हो गया। लिख सकते देंगे कि यह एक असत्य कथन है। अतः समीकरणों के युग्मों का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये उदाहरण नंबर 12 हम कंप्लीट कर लिए। उदाहरण नंबर 13 देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 13 में दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 13 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें पहले लिखेंगे कि माना इकाई का अंक बराबर y और दहाई का अंक x। इकाई और दहाई का अंक मान लिया तो हम यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर होता है 10 गुणे दहाई और प्लस इकाई। ये 2 अंकों की संख्या का व्यापक रूप होता है और 3 अंकों की संख्या का व्यापक रूप 100 गुणे वो संख्या होता है और फिर 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, इस प्रकार होता है। तो अब हमने यहाँ पे क्या माना है? दहाई को हमने x माना है, तो 10x प्लस इकाई 4y। तो ये हमारा संख्या हो जाएगा 10x प्लस y। ये हमारा संख्या आ गया। तो अब शर्त लिखेंगे। प्रथम शर्त में कहा है कि यदि 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो ये संख्या हमारी है, इसको मूल संख्या भी कहते हैं। ये संख्या यदि इसका अंकों को उलट दिया जाए तो इकाई के स्थान पर दाएं चला जाएगा और दाएं के स्थान पर इकाई चला जाएगा। तो यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो 10y प्लस x हो जाएगा। तो कहा है कि संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। तो ये हमारा मूल संख्या और उसके अंकों को उलट दिया तो हमें 10y प्लस x मिलता है और इन दोनों का योग 66 है। समीकरण 1 में दिया है। तो इसको इस साइड लिया देंगे तो 10y ये प्लस का 10 और ये 1, तो ये 11x जोड़ के हम 11x इसको लिख देंगे और ये y और ये भी प्लस 10y बराबर 66। तो अब इसको भी हम जोड़ देते हैं। ये तो 11x और ये 10 11y, तो 11y बराबर 66। यदि हम इसमें से 11 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से x प्लस y बराबर 66 हो जाएगा। ये इस साइड आ जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 66/11। तो x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण 1 मिल गया। और समीकरण द्वितीय अब शर्त में कहा है, द्वितीय शर्त में कहा है कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। द्वितीय शर्त में कहा है कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। तो संख्या के अंकों का संख्या में इकाई दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। तो दहाई में से इकाई को घटा देंगे तो x माइनस वाई बराबर 2। ये अब 2 समीकरण मिल गया। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। हमें इसे विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करना है। लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण 1 और x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 2 है। तो ये जोड़ने पर दोनों कैंसिल हो जाएगा।
ये 2x बराबर ये 6 2 8 हो जाएगा, तो x बराबर 4। तो x बराबर हमें 4 मिल गया। x बराबर जब 4 मिल जाता है तो समीकरण 1 या 2 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 दिया है 6, इसमें x का मान 4 प्लस y बराबर 6 है, तो y बराबर 6 माइनस 4, y बराबर 2। यदि y बराबर 2 आ गया, x बराबर 4 आ गया, तो हम संख्या बनाए हैं 10x प्लस y। तो 10 गुणे 4 प्लस 2 बराबर 42। तो हमारी जो संख्या आती है वो 42 है। उसमें पूछा है कि इतनी और इतनी ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो हमारी ऐसी दो संख्याएं हो सकती है, या तो 24 हो सकती है या तो 42। तो इसको लिख देंगे कि दो संख्याएं, ऐसी दो संख्या हो सकती है, ऐसी दो संख्याएं हो सकती हैं। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 13 कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें दिया है बंगलौर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपये है। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 74 रुपये है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे माना बेंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया बराबर 100 रुपया और यशवंतपुर का किराया बराबर ₹y। तो प्रथम शर्त में लिखेंगे, प्रथम शर्त में कहा है कि मल्लेश्वरम 2 टिकट मल्लेश्वरम के लिए, तो मल्लेश्वरम का किराया एक टिकट का 100 रुपया है, तो 2 टिकट का 2x और 3 टिकट यशवंतपुर के तो 3y। ये दोनों का लागत हमें 46 रुपये है, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। और द्वितीय शर्त में लिखेंगे, द्वितीय शर्त में कहा है कि 3 टिकट मल्लेश्वरम का, तो 3x, क्योंकि मल्लेश्वरम का किराया 100 रुपये है तो 3x हो जाएगा 3 टिकट का। और 5 टिकट यशवंतपुर के एक टिकट का किराया ₹y, तो 5 का 5y हो जाएगा और दोनों को जोड़ने पर 74 रुपये है हमारा। ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का हमें ब्रज गुणन विधि द्वारा हल करना है। तो यहाँ से लिखते हैं x बटा b1c2 -
B1 C2 माइनस B2 B2 C1 बराबर माइनस वाई बटे A1 C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमारा ब्रज गुण विधि से सॉल्व करने का सूत्र होता है। तो इस सूत्र में हम x और y से मान रख देंगे, तो लिखेंगे x बटा B1 का मान हमारा 3 है गुणे C2 का मान 74 है माइनस B2 का मान 5 है और गुणे C1 का मान 46 है बराबर माइनस वाई बटे C1 46 गुणे A2 3 है माइनस C2 74 है गुणे A1 2 है बराबर 1 बटा यहाँ से A1 2 है गुणे B2 5 है माइनस A2 3 हो जाएगा और B1 3 हो जाएगा। तो बस इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x बटा 74 में 3 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 222 माइनस यदि 46 में इसका गुणा कर दिया जाए तो 230 हो जाएगा बराबर माइनस वाई बटा यदि 46 में 3 का गुणा कर दिया जाए तो 38 माइनस 74 में इसका गुणा कर दिया जाए तो 148 हो जाएगा बराबर माइनस 10 माइनस 9 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे x बटा ये माइनस 8 हो जाएगा बराबर माइनस वाई बटा ये 10 बराबर 1 बटा 1 है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे। एक बार x के बराबर ये पक्ष ले लेंगे और एक दान x के बराबर ये ले लेंगे तो x बटे माइनस 8 बराबर 1 बटा 1। तो यहाँ से तिरे गुणा कर देंगे तो ये x में 1 का गुणा हो जाएगा तो x और माइनस 8 में 1 का गुणा हो गया तो माइनस 8। तो x बराबर माइनस 8 मिल गया और यहाँ से माइनस वाई बटे 10 बराबर 1 बटा 1 करेंगे तो माइनस वाई में 1 का गुणा हो गया तो माइनस वाई बराबर 10 तो y बराबर माइनस 10। अब दोनों का क्योंकि कोई भी धन माइनस में नहीं होता है मतलब रुपया, तो इसके लिए लिख देंगे x बराबर 8 और यहाँ से y बराबर 10। तो हमारा हो जाएगा कि मल्लेश्वरम के बस स्टैंड का किराया, तो मल्लेश्वरम का किराया हो जाएगा मल्लेश्वरम का किराया बराबर 8 रुपया तथा यशवंतपुरम का किराया यशवंतपुर का किराया बराबर 10 रुपया। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब उदाहरण नंबर 15 देख लेते हैं। उदाहरण 15 दिया है p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल है। तो ये हमें समीकरण 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 ये दो समीकरण दिया है और हमारा कहा है कि p का ऐसा क्या मान रखा जाए कि दोनों समीकरण युग्म का अद्वितीय हल हो जाए। तो आइए इसे हल कर लेते हैं।
4x प्लस पी वाई प्लस 60 बराबर 0 ये समीकरण 1 दिया है। 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 समीकरण 2 दिया है। अब कहा है कि p का ऐसा कौन सा मान रखा जाए कि इन दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल की शर्त क्या होता है, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो इस कंडीशन में हमारा समीकरण का अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे a1 4 है, a2 2 है और b1 की जगह p है और b2 की जगह 2 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे बीच में नॉट इक्वल टू, तो हमारा हो जाएगा इससे से कट जाएगा। तो p का मान 4 के अतिरिक्त कुछ भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि p का मान 4 के अतिरिक्त p का मान 4 के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 15 कंप्लीट होगा। आज के लिए बस इतना ही और शेष उदाहरण हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।